हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज फिर आपको इस नए वीडियो में मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा विच इज बेस्ड ऑन द क्लास 12 आईटी जेई नीट मिनिमम कंपटीशंस आर देयर एंड आप इसके साथ साथ क्लास 12 का ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। इसका ये टॉपिक है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस एंड वन हाफ फैक्टर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वन हाफ फैक्टर। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मींस व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो हमें कह सकते हैं कि जब किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वह डिफरेंट हो उसके नॉर्मल वैल्यू से। नॉर्मल वैल्यू मींस व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला से, केमिकल फार्मूले के बेस से अगर उसका मास डिफरेंट होता हो तो हम उसको कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्यों ये चेंज होता है जानेंगे। हमको पता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन द सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो ध्यान देंगे, अगर हम इस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर की बात करेंगे, हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू होता है W/m। ये W/m मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों आएगा कि जब किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स का मास उसके नॉर्मल वैल्यू से व्हिच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फार्मूला, जब उससे डिफरेंट आने लगे तो उस मास को हम क्या कहेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा क्यों? इट इज डिपेंडिंग ऑन दीज थ्री फैक्टर्स। दीज थ्री फैक्टर्स मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की जो वैल्यू होगी वह अनचेंज होगी अगर वह इट इज नीदर गोइंग इन एसोसिएशन नॉर गोइंग इनटू द डिसोसिएशन। अभी मैं बताऊंगा कि एसोसिएशन क्या होता है और डिसोसिएशन क्या होता है। अगर वो ना तो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करता है ना तो डिसोसिएशन में पार्टिसिपेट करता है तो वो उसका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास विल बी अनचेंज। जैसे मान लीजिए अगर हम अनचेंज की बात करेंगे, सपोज के लिए यूरिया, सपोज के लिए ग्लूकोज, ये सब ऐसे सब्सटेंस हैं, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, जिनका ना तो एसोसिएशन होता है ना तो डिसोसिएशन होता है। तो इसकी एबनॉर्मल वैल्यू वही होगी जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अगली कंडीशन में चलते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है कि when two are more than two molecules after combining form one single molecule, तो that is known as the association। मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊंगा। एसोसिएशन का एग्जांपल हो सकता है, सपोज कर लिए हमारे पास CH3 COOH, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। अगर हमने एसिटिक एसिड के 2 मोल ले लिए और इन दोनों को आपस में मिलाने पर अगर ये एसोसिएट हो रहे हैं तो दे आर फॉर्मिंग CH3 COOH का होल ट्वाइस। दिस इज नोन एज द एसिटिक एसिड। ध्यान देंगे, ये हो गया एसिटिक एसिड और ये हो गया डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। ये ध्यान देंगे, ये एसिटिक एसिड का डाइमर हो गया। अगर 3 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के कोई एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको कहते हैं ट्राइमर ऑफ द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो एसिटिक एसिड ये हो गया। या इसी से रिलेटेड एक बेंजोइक एसिड भी मिलता है C6H5COOH। अगर इसके 2 मोल्स आपस में एसोसिएट हो रहे हैं तो ये बनेगा C6H5COOH का होल ट्वाइस। इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड and it is the dimer of benzoic acid। लिख देना benzoic acid। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा फिगर के थ्रू कि कैसे ये आपस में एसोसिएट करके डाइमर बनाते हैं। तो ये हो गया एसोसिएशन। ध्यान देंगे, एसोसिएशन का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल आपस में मिल करके एक नया सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक सिंगल मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलेंगे बेटा? डाइमर ऑफ द एसिटिक एसिड, और इसको बोलेंगे डाइमर ऑफ द बेंजोइक एसिड। और इस कंडीशन में यहां से देखिए 2 मॉलिक्यूल इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द 1 मॉलिक्यूल। तो इस कंडीशन में इसका जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा वो नेचुरल या नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा होगा। इस कंडीशन में उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ये कैसे पार्टिसिपेट करते हैं
कैसे इनका एसोसिएशन होता है और कैसे इनका डिसोसिएशन। तो जब डिसोसिएशन के पार्ट पे आएंगे तो डिसोसिएशन बनाएंगे। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे इनके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सपोज करिए हमने बेंजोइक एसिड का बनाना है, तो लिखेंगे C6H5, ये C6H5COOH है, तो ये कार्बन हो गया और यहाँ हमने O कर दिया और यहाँ कर दिया O सिंगल बॉन्ड H, ये डबल बॉन्ड हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे C6H5C, अब यहाँ से ऐसे और ऐसे, यहाँ से लिखेंगे सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बना होगा। और यहाँ क्या करेंगे बेटा, डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बना होगा। तो एक मॉलिक्यूल C6H5COOH ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल C6H5COOH हो गया। तो इस तरह से दो मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड के आपस में मिलकर के डाइमर बनाते हैं। तो ये इट इज अंडरगोइंग इनटू द एसोसिएशन। तो इस एसोसिएशन के बनने में उसका मॉलिक्यूलर मास उसके नॉर्मल वैल्यू से बढ़ेगा। अब दूसरा नंबर नेक्स्ट, अगर हम डिसोसिएशन की बात करते हैं तो डिसोसिएशन में इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या करेगा, बढ़ेगा कि घटेगा। लेट अस सी, अगर हम डिसोसिएशन की बात करते हैं तो मान लीजिए KCl है, अगर हमने एक्वस सॉल्यूशन में इसको मिलाया वाटर में, तो यह KCl अपने आयनों में टूट जाएगा। पोटेशियम आयन क्लोराइड है, आपने यहाँ देखा एक मोल लिया था और यहाँ एक मोल पोटेशियम आयन का बना, दूसरा मोल क्लोराइड आयन का बना। तो 1 mole is going to convert into the 2 moles, therefore we can say it is undergoing into the dissociation process। तो यह डिसोसिएशन प्रोसेस में गया। अब जब डिसोसिएशन प्रोसेस में जाएगा तो इसका जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा वो उसके नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से क्या होगा, कम होगा या डिक्रीज करेगा। तो दिस इज नोन एज द एसोसिएशन डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन के बेस पे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, किसकी, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की, और डिसोसिएशन के केस में इसकी वैल्यू घटेगी। और अगर वो नीदर गोइंग इनटू द एसोसिएशन नॉट गोइंग इनटू द डिसोसिएशन, तो इसका जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा देयर विल बी नो चेंज, उसके एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में और एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो बेटा हो गया ये तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब मैं आपको बताऊंगा बॉन्ड हाफ फैक्टर क्या होता है। चलिए, बॉन्ड हाफ फैक्टर का मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी मैं आपको बताया हूं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ आपने लिखा कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द, अगर इसका डेफिनेशन कह सकते हैं तो कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और हमको पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और सॉल्यूट पार्टिकल्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो यहां लिखे थे कि n इज इक्वल टू, फिर से वही चीज लिख रहे हैं, W/m, यानी कि n की वैल्यू बढ़ेगी। अगर हम देखें n इज इक्वल टू W, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू घटेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी, लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो n की वैल्यू कम होगी। तो n and W, n and कैपिटल M बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका सेंस हो गया कि अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या कोलिगेटिव वैल्यू बढ़ेगी तो जो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा उसकी वैल्यू कम होगी। तो ये ध्यान में रखेंगे, I की जो वैल्यू होगी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो यहाँ लिखेंगे नॉर्मल, ये ऊपर चला गया, लेकिन हियर आई रिटन मॉलिक्यूलर मास। तो ध्यान में रखेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरह से बॉन्ड हाफ फैक्टर जिसे हम I कहेंगे, I की जो वैल्यू होती है वो इन्हीं दोनों वैल्यू पे हम कैलकुलेट कर देते हैं। और इस I की वैल्यू जो होती है बेटा, या तो I is equal to 1 होगा, या तो I is equal to I is greater than 1 होगा, या तो I is equal to less than 1 होगा। अब कैसे कैसे होगा, फिर से I is equal to 1 तब होगा जब उसका बॉन्ड हाफ फैक्टर जो होगा, यानी कि उसके नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास में कोई चेंजिंग नहीं होगी, जब यह ना तो एसोसिएशन में जा रहा है ना तो डिसोसिएशन में। फिर से मैं बता रहा हूं, जैसे कर लीजिए C6H12O6, इट इज नोन एज द ग्लूकोज, ठीक है। अब अगर हम इसको ग्लूकोज को
वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट विल नीदर गो इनटू द एसोसिएशन नॉर विल गो इनटू द डिसोसिएशन। तो इसके लिए I की वैल्यू जो होगी 1 होगी। इसका मतलब हो गया नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास दोनों सेम होगा। अब दूसरी वैल्यू होती है I इज ग्रेटर देन 1। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर I की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो किस कंडीशन में जाएगा, ये जाएगा डिसोसिएशन में। डिसोसिएशन का मतलब होता है कि फिर से वही बात करेंगे, KCl इज एक्वस। अगर ये जाएगा तो पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन बनेगा, तो पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन में ये डिसोसिएशन में जा रहा है, तो डिसोसिएशन में इसकी जो I की वैल्यू होगी, I इज ग्रेटर देन 1। यहाँ से I की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगी, यानी कि I की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। 1.2 मींस मोर देन 1। तो therefore if the substance is going into the dissociation, तो then its I factor या want half factor should be greater than 1। ये ध्यान रखेंगे। और अगर C6H5COOH इसमें इसके 2 मोल्स लेकर के अगर इसका डाइमर बनाता है C6H5COOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं एसोसिएशन। और इस कंडीशन में यहाँ 2 मॉलिक्यूल इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द 1 मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ I की वैल्यू 1 से छोटी होगी बिकॉज इट इज गोइंग इनटू द एसोसिएशन। तो आपको I की वैल्यू जाननी होगी, हमको I की वैल्यू, बस एक चीज दिमाग में कंसेप्ट रखिए कि I की जो वैल्यू होगी वो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास और नॉर्मल, फिर से देखेंगे, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल फार्मूला। जैसे मान लीजिए यूरिया हो गया, यूरिया इज कमिंग इन दिस कैटेगरी, I इज इक्वल टू 1, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास हो गया बेटा 60, CnH2 फार्मूला होता है। तो अगर वह एसोसिएशन में जा रहा है, नहीं जा रहा है, ना तो एसोसिएशन में जाएगा ना तो डिसोसिएशन में जाएगा, तो उसकी वैल्यू I इज इक्वल टू 1 होगी। अगर हम दूसरे की वैल्यू करें, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब हो गया which can be calculated on the basis of the chemical formula, और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो हम किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स का ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसके बेस पे इन दोनों का जो रेशियो होगा वो I इज इक्वल टू ये रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें आपको जानना होगा कि अगर कोई भी सब्सटेंस जो दिया गया है, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स दिया गया है, उस सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम चेक करेंगे कि इट इज गोइंग इनटू द एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में जाने पे या तो I की वैल्यू 1 के बराबर होगी, या तो I की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, या तो I की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो ऑन दिस बेसिस, ऑन द कैलकुलेशन ऑफ I, हम इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, हमको बेटा 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पता है, 1 2 3 एंड 4। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं, पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा होता है डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर हम इस I को यहां से हटा दें, यह I इंडिकेट करता है कि दिस इज गोइंग इनटू द एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो हम I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और दिस फर्स्ट वन विल बिकम P0 माइनस P अपॉन P0, इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो I इनटू मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरह डेल्टा TB, यानी कि इसको कहेंगे elevation of the boiling point is equal to I into Kb into M is equal to molarity and Kb is equal to constant which is known as the molar elevation constant, जो आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया था। डेल्टा TF is equal to, इसको क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is equal to I means 1/2 factor, और Kf is equal to molar depression constant, एंड m की जो वैल्यू होगी वो मोलरिटी कहेंगे, और पाई इज इक्वल टू होता है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू I into C into RT। I 1/2 factor, C is equal to concentration of the solution, R is equal to solution constant and T is equal to temperature in Kelvin। तो इस तरह से now all the colligative properties will be converted into this form if we are including the 1/2 factor into the relation। तो इस तरह से जब हमको न्यूमेरिकल्स लगाना होगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे कि P0 माइनस P अपॉन P0। ये कब लगाएंगे बेटा, ये आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि द पर्टिकुलर सब्सटेंस इज गोइंग ईदर इनटू द
एसोसिएशन और इट इज गोइंग इनटू द डिसोसिएशन। तो आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन में जा रहा है तो आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और आई की वैल्यू जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसको कहते हैं, अभी आपको पता है कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको हम अल्फा के नाम से जानते हैं। अल्फा की जो वैल्यू होगी वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन होती है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा बेटा, यहां से अगर हम देखें डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कहेंगे कि द नंबर ऑफ मोल्स विच आर गोइंग इनटू द डिसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर द डिसोसिएशन। ये ध्यान रखेंगे, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स undergoes dissociation divided by number of moles before dissociation। ये तो हो गया। अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच आर गोइंग इनटू द डिसोसिएशन। मतलब टोटल वैल्यू में से, ध्यान देंगे, टोटल वैल्यू में से जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में जा रहा है वहां हम देखेंगे। तो यहाँ की जो वैल्यू होगी नंबर ऑफ मोल्स अंडरगोज डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें, सपोज करें आई की वैल्यू होगी 1/2 फैक्टर की जो वैल्यू होगी नंबर ऑफ मोल्स अंडरगोज डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। सपोज करिए कि अगर हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया KCl is just going to convert into the potassium ion and chloride ion। यहाँ इसका 1 मोल था तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। इसके 1 मोल, यहाँ इसका 1 मोल और इसका 1 मोल। तो बिफोर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1 एंड आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से I की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 माइनस अल्फा। पहले नंबर ऑफ मोल्स 1 थे, सपोज करिए अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो 1 माइनस अल्फा। अब इस डिसोसिएशन के बाद अल्फा बचेगा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो हमको एक रिलेशन मिल गया I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। इससे हम अल्फा की वैल्यू या I की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट? अब दूसरा, अगर हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करें, यहां से मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन था। अब अगर हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालें तो एसोसिएशन में क्या होता है, when 2 or more than 2 molecules are going to combine and it is going to form a single molecule, तो इसको कहते हैं it is undergoing into the association। चलिए एसोसिएशन के पार्ट में क्या होगा बेटा, एसोसिएशन के केस में क्या होगा, एसोसिएशन के केस में क्या होगा, मान लीजिए CH3 COOH के 2 मोल इसके डाइमर बनाते हैं, CH3 COOH का होल ट्वाइस, इसका डाइमर हो गया। तो इसमें इसके 2 मोल्स थे तो 1 मोल बन रहा है, तो 1 मोल होगा तो 1/2, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गोइंग टू बी डिक्रीज। तो यहाँ I की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा 1 माइनस अल्फा। पहले इसको 1 मोल मान लेंगे तो बाद में ये अल्फा अगर इसका एसोसिएट हो रहा है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1। तो एक ये रिलेशन मिल गया और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। यहाँ से रिलेशन मिल गया, तो यहाँ से रिलेशन आपको निकाल लेंगे, यहाँ इस अल्फा और इस अल्फा को एक साथ कर लेंगे तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इट इज द रिलेशन बिटवीन। अब यहाँ जानेंगे क्या होता है, I इज इक्वल टू 1/2 फैक्टर अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहाँ डिग्री ऑफ
एसोसिएशन था और यहाँ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन की जो वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। इट इज कमिंग इनटू द परसेंटेज, या अगर डिवाइड करेंगे 100 से तो इसका वैल्यू आएगा, और प्लस अल्फा बाई n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान देंगे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स विच आर गोइंग अंडर एसोसिएशन या अंडर डिसोसिएशन। तो इस तरह से हमने एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बेस पे 1/2 फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब मैं आपको अगले वीडियो में इससे रिलेटेड तमाम न्यूमेरिकल्स बताऊंगा which is based on these colligative properties and degree of association, degree of dissociation as well as the 1/2 factor. So I hope you enjoyed well, and once again I am repeating my words, that is, if you are feeling that it is beneficial for you, then please share my videos, please subscribe, please like, and it is my request. Thank you so much for watching.